हॉट टॉक के साथ मैं हूं आपका होस्ट वजाहत अली। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर रहनुमा राजा मीर नवाज मीर। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इशूज़ हैं, जिनमें सर फहरिस्त जो हैं हालिया दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो गिलगित का दौरा रहा, उसके अंदर जो ऐलानात हुए मालियाती पैकेज के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान को बाइख्तियार बनाने के हवाले से, इस हवाले से हम बात करेंगे। शुक्रिया राय साहब, वेलकम करते हैं हम आपको हमारे प्रोग्राम में। और सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब आए यहाँ पे, उनका ये तीसरा दौरा रहा और उसने एक बड़ा पैकेज का अनाउंस किया है। और अगर हम मरकज़ में देखते हैं तो तकरीबन ये कि कोई 2.5 साल रह गए हैं। यहाँ नहीं पता कि अगर अबूरी आइनी सूबा बन जाता है तो 2.5 साल बाद इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे तो ये 370 अरब का पैकेज है। सालाना जो है कि 70 से 74 अरब रुपए यहाँ पे खर्च होंगे। अगर आप लोगों की हुकूमत मरकज़ में नहीं रहती तो क्या ये पैसे किस तरीके से मिलेंगे? इसका सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये जो मालियाती पैकेज है, सबसे पहले तो इमरान खान का जो दिलचस्पी इस इलाके के साथ एक चीज़ को अपनी तकरीर के जरिए आइनी हैसियत और मालियाती पैकेज उसका उसने ऐलान किया, पूरी कौम ने सुना। और इस जो 370 अरब का पैकेज है, इसमें हमने मेगा प्रोजेक्ट्स रखा है। इन मेगा प्रोजेक्ट में तमाम जीबी के लोगों ने मुस्तफीद होना है। तो इसका 2 साल की हुकूमत है। असर तो ये है कि 2 साल के बाद की PTI की हुकूमत फिर से आना है। अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी आती है तो हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि इस 2 साल के अंदर इन मेगा प्रोजेक्ट्स में 20 से 30% काम हम एग्जीक्यूट कराए। रनिंग प्रोजेक्ट्स होंगे तो अगली जो भी हुकूमत आएगी, एक तो वो काम रोकने का उनके पास फंड्स रोकने का जवाब नहीं होगा, दूसरा जो भी रोकेगा तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो कि स्ट्रेटेजिकली CPEC के इस कॉरिडोर में रहकर यहाँ के गिलगित के लोग 74 सालों से महरूम रहकर पाकिस्तान को जो मजबूत कर रहे हैं, ये लोग रेजिस्ट करेंगे और उनकी जरूरत नहीं होगी कि वो गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती पैकेज को रोके और इस फंड्स को रोके। हम इंशाल्लाह इस तरह कौम के लिए मेगा प्रोजेक्ट भी करेंगे, लोगों को हम एम्पावर भी कर रहे हैं और आईनी हैसियत पे भी हमारी सिफारिशात फाइनल उस पर है। और हम जो लोगों के तवक्कुआत के मुताबिक हम इंशाल्लाह कौमी असम्बली से आईन पाकिस्तान में अमेंडमेंट के जरिए इनकी नुमाइंदगी न सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में हम यकीनी बना रहे हैं, बल्कि मालियाती इदारों में भी हम इसको यकीनी बना रहे हैं। इसमें कोई ऑब्जर्वर टाइप के हम ना MNA लेके जा रहे हैं, ना सेनेट में लेके जा रहे हैं, ना हम मालियाती इदारों में लेके जा रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान को बल्कि दूसरे सूबों के जो नुमाइंदे हैं उनसे बावकार और एम्पावर्ड हम उनको नुमाइंदगी देने के लिए काम हो रहा है। और इंशाल्लाह इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये काम अपनी इख्तिताम को पहुंचेगा और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो एहसास महरूमी में इससे पहले रहे हैं वो इंशाल्लाह खातिमे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, इनकी सियासत की जो दुकान है वो बंद हो रही है, क्योंकि लोगों का दरीना मुतालिबा पूरा हो रहा है PTI की हुकूमत में। राय साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक है ज़िले गिज़र से गिलगित बल्तिस्तान का, तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि CPEC से भी एक बड़ा मनसूबा आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जिनके अंदर 4 ममालिक का स्टेक है और अनकरीब हो सकता है कि उसके ब्लूप्रिंट तैयार हो चुके हैं और वो प्रोजेक्ट अनाउंस भी होगा वाकान कॉरिडोर के नाम से। जी, जो 105 किलोमीटर लंबी पट्टी पे तकरीबन 13 किलोमीटर जो है चौड़ाई पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसकी अहमियत और अफादियत क्या है? इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँच जा पाएगा? पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर है तो इमरान खान की वो कमिटमेंट और पाकिस्तान को बचाने का जो बेड़ा उसने उठा के यहाँ आके जो कौमी मुफादात के फैसले कर रहा है, वो अपनी सियासत बचाने के फैसले नहीं कर रहा। आपने देखा पिछले 3 सालों में मुश्किल से मुश्किल हालात में जहाँ वो अपनी सियासत बचा सकता था, हुकूमत बचा सकता था, उसने कौम को बचाने के लिए मुश्किल फैसले लिए है। इसलिए ताजिकिस्तान रोड के नाम से मशहूर है वाखान कॉरिडोर, जो 105 किलोमीटर जिस तरह आपने कहा, इसमें कोई 36 के करीब पुल बन रहे हैं। और ये 4 ममालिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना और ये मिल के ताजिकिस्तान ये मिल के इसको उस तक, इसके बनने से पूरे गज़र में तो मुआशी इनकलाब आएगा ही आएगा, लेकिन पूरे गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान को ये इससे मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि वहाँ से जो समंदर तक उस तक गिलगित गवादर तक तो ईजी एक्सेस होगी। यहाँ से जो तिजारती आमदरफ्त, जिस आपने देखा है खुंजर आपके पास के बनने से हुंजम और नगर के लोग उस पास से कितना, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग कितना वहाँ से तिजारती फ़ायदा उठा रहे हैं, मालियाती फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह ताजिकिस्तान रोड हमारा दरीना मुतालिबा है और इस पे बेसिक जो उस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट और इसकी ब्लूप्रिंट्स और इसकी तमाम जो PC1 की तरफ हम जा रहे हैं, हमारी हुकूमत उसमें खुसूसी दिलचस्पी रह रही है दिगर जो ममालिक के साथ मिलकर। ये जब बनेगा, हमारा शंदूर एक्सप्रेस वे जो आगे जाके हम बात करेंगे वो तो बन ही रहा है, तो इससे न सिर्फ गज़र को फ़ायदा होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरे एशिया को और पूरे दुनिया में पाकिस्तान मजबूत होगा और माशी तौर पर भी मजबूत होगा। राय साहब, ठीक है कि वाखान कॉरिडोर बनेगा, आप ये डिमांड भी कर रहे हैं और आप ये दावा भी कर रहे हैं कि ये बाकायदा बनेगा और आपके दौर में बनेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि पिछले हुकूमत में आपका ही नुमाइंदा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राजा साहब,
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अंदर, वफाक के अंदर आप लोगों की हुकूमत भी थी, लेकिन उसके बावजूद गिजर एक्सप्रेस वे का जो मंसूबा था यहाँ से गिलगित से लेकर चकदरा तक जो सेक्शन था वो काट दिया गया। किसके यहाँ पर वो आपको तमाम चीज़ें पता हैं। तो आप क्या समझते हैं जब ये गिजर एक्सप्रेस वे नहीं बना है तो ये वाखान कॉरिडोर कैसे बनेगा? ऐसा नहीं है। गजर एक्सप्रेस वे को हफीज़ की हुकूमत, जो पहली नून की हुकूमत थी, आपको पता है गजर रोड के लिए अलग से PSDP से फंड एलोकेट हुए थे, बाकायदा वहाँ पे इस पे काम होना था। वो फंड्स लास्ट मोमेंट में हफीज़ुर रहमान ने CPEC का झांसा देकर गजर के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उस फंड्स को कुछ नलता रोड पे कुछ दूसरी जगहों पे ट्रांसफ़र करके गजर के लोगों को रिपेयर के नाम पे कुछ 1-2 करोड़ का काम देकर उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आपने देखा कि यहाँ से जो प्लानिंग से PC1 से वो मंजूर होकर अभी एक्निक और आगे जो डेवलपमेंट कमेटी है वहाँ तक गई है। अगले सेशन में हमारे साथ जो कमिटमेंट है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत है इस रोड के ऊपर, उसने मुराद सईद के ज़रिए जो वज़ीर मौसलात है वो डे टू डे या मंथली वीकली बेसिस पे अपडेट ले रहे हैं। तो ये क्योंकि सियाहत के हवाले से हो, गिलगित बल्तिस्तान में अल्टरनेट रूट के हवाले से हो, इस इलाके में मुआशी तरक्की के हवाले से हो, और गजर के दरीना जो मुतालिबा है, ये तमाम मिल के इस रोड की अहमियत को उजागर करते। तो इंशाअल्लाह ये जो रोड है गजर एक्सप्रेस वे, ये चकदरा तक जो मोटरवे को टच करेगा तो ये पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत को भी उजागर करेगा। यहाँ के लोगों के लिए अल्टरनेट रूट मुआशी सियाहत के हवाले से ये इंतहाई अहमियत का, और इस पे एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये हुआ है। अभी एक्निक से पास होकर इंशाल्लाह फंड्स भी एलोकेट हुए हैं, और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने अपनी ADP से 10 अरब रुपए का जो फंड्स लैंड एक्विजिशन के लिए वो की सरेंडर किया है। तो इस पे हम प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग, हम दावे नहीं करते। हमें हफीज़ुर रहमान की तरफ बड़े बड़ी दावे सियाहत के हवाले से, क्योंकि खान साहब का एक वाज़े विज़न है कि वो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे मुल्क के अंदर सियाहत के फ़रोग के हवाले से जहाँ पे भी जाते हैं वो अपना जो विज़न है उसको डिक्लेयर अनाउंस करते हैं कि ये विज़न है कि पाकिस्तान को सियाहत के लिए एक मुकाम पे लेके जाना है। सियाहत के लिए गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि खान साहब की हुकूमत आए 2.5 साल हो गए, और आते ही उसने 3 अरब का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया KPK की तरफ, और 3 अरब का गिलगित बल्तिस्तान के लिए किया। उस वक्त सूबे के अंदर हुकूमत जो थी नून लीग की थी, लेकिन अभी तक वो 3 अरब नहीं मिले। तो आप, क्योंकि यहाँ पे अब जो खान साहब आए थे अपने दौरे के अंदर, उसने ये ऐलान किया कि हम सियाहत के हवाले से ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन वो 3 अरब हमें अभी तक नहीं मिले। जबकि KP के अंदर वो 3 अरब से एक अच्छा खासा रेवोल्यूशन आया है। वहाँ पे बाकायदा से सॉफ्ट लोन दिए गए, लोगों ने हट्स बनाए, लोगों ने अपने गेस्ट हाउसेज बनाए, और उसके साथ ये है कि टूरिज्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे नहीं मिले। तो आप लोग कैसे सियाहत के बूस्ट के लिए? इस हवाले से मैं आपको ज़्यादा बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ। खान साहब का जो सेहत के हवाले से उसकी जो वो है, वो तरजीहात है, वो तो आपने देख लिया। ये 3 अरब से मसले का हल होना नहीं है। ये खालिद खुर्शीद साहब मिल के बैनुल अक़वामी जो सियाहती ममालिक भी है उनके साथ एक टूरिज़म पॉलिसी के ज़रिए कि यहाँ पे सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी तौर पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको पता है कि सेक्रेटरी सियाहत होते हैं जिसके अंडर में ये डायरेक्टरेट जो काम करता है। यहाँ पे हर सेक्रेटरी हर 2 साल में 2 महीने में तब्दील होता है। उसको सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। सबसे पहले तो हम टूरिज़्म यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी की हम डिमांड कर रहे हैं, उस पर काम हो। उसके बाद जो फंड्स एलोकेट हो, फिर उसके बाद पूरी टाउन प्लानिंग हो, टूरिज़्म की प्लानिंग हो, सेफ जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, जो कम्युनिकेशन का इशू है वो हल हो। उसके बाद आपने देखा वज़ीर आज़म के आते ही स्कर्दू के लिए यहाँ पे बैनुल अक़वामी जून से इंशाल्लाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ, क्योंकि वो फिजिबल है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगी। और हालिया आपने पिछले दिनों से आप खुद गवाह होंगे, लाहौर से कराची से डायरेक्ट फ्लाइट्स की यहाँ पे वो होगी। और ऑल वेदर जो उसके लिए यहाँ गिलगित में और स्कर्दू एयरपोर्ट को फिजिबल बनाने के लिए काम हो रहा है। जो डिवाइसेस का आजकल टेक्नोलॉजी के जरिए वो मुमकिन है। जब आपके डायरेक्ट फ्लाइट्स चलेंगी लाहौर से, कराची से, बैंकॉक से, दुबई से, आगे इस्तांबुल से, तो यहाँ टूरिज्म आएंगे। जब एक बंदा कराची से प्लान करता है गिलगित जाना है, और अगर यहाँ पे फ्लाइट सब्जेक्ट टू वेदर है और एक महीना उसको फ्लाइट की सीटें नहीं मिलती है, और बाय रोड आपने देखा दिशवार गुजार रोड है, तो यहाँ मेहनू तक पता नहीं चलता। तो सबसे पहले इस पे मेगा जो हमारा वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऑल वेदर का एयरपोर्ट है, जो इंटरनेट के जरिए 4G की नीलामी के जरिए यहाँ कम्युनिकेशन, क्योंकि आजकल दुनिया में जो सेहत फ़रोग़ पा रही है उसके लिए आपको सेफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ ऑनलाइन तमाम रेस्टोरेंट से लेकर होम डिलीवरी से लेकर होटल बुकिंग से लेकर सर्विस इंडस्ट्री में तमाम आप ऑनलाइन ऐप्स के जरिए आप बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे बदकिस्मती से हमारे पास सबसे बड़ा मसला इंटरनेट का है, उसके लिए मेगा लेवल पे काम हो रहा है। एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है। ये जो गजर एक्सप्रेस वे से शूट टनल और बबूसर जो टनल बन रहा है, इससे गिलगित के लोग भी मुस्तफीद होंगे और जाहिर है सेहत भी इससे फ़रोग़ पाएगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो हम प्रैक्टिकली काम करके इसको ला के चैनलाइज करके हम लोगों को दिखाएंगे। अच्छा राय साहब, यहाँ पे जो हैं
کیونکہ جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا یقیناً یہ ہے کہ ٹورزم ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے گلگت بلتستان کے جو تاریخی روٹس ہیں جس پہ آپ کی ہی حکومت نے ایک قرارداد اسمبلی میں پاس کی کرگل سکردو روڈ کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ایک استور شوٹر ویلی جو پاکستان ٹورزم کوریڈور کا نام دیا گیا اس کو, اس حوالے سے کیا وہ روڈ بھی بن پائیں گے آپ کے اس ٹینیور میں؟ دیکھو یہ جو کرگل لداخ روڈ ہماری بارڈر ایریا میں ہے, ہم نے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی ریکمنڈیشن فارن آفس سے یہ ریکمنڈیشن لینی ہے, بین الاقوامی حالات کو بھی دینا ہے. ادھر ہمارا دشمن ملک جو انڈیا ہے, کیا وہاں پہ روڈ کھولنے سے ہمیں ایسا تو نہیں ہے سہولت کے بجائے یا ہمیں کوئی اور مشکل میں پڑ جائے؟ تو یہ تمام چیزیں وہ بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہیں ایکسپرٹس, وہ فیزیبلٹی بنائیں گے. ہماری تو گلگت بلتستان میں رہ کر یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ استور کا یہ کرگل جو روڈ ہے یہ بھی بنے, کیونکہ وہاں بچھڑے ہوئے خاندان ہیں, وہاں پہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, اور ہمارا کشمیر کے اس تناظر میں ہمارا تو دعویٰ ہے وہ ہمارا علاقہ ہے. ہم کیوں اس کے خلاف ہوں؟ ہم تو کبھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتے. جب تک اس روڈ کے بننے سے مملکت پاکستان ریاست کے سیکیورٹی پہ کوئی اگر ایشو نہیں ہوتا تو ہمارا بھرپور مطالبہ ہوگا. سب سے پہلے یہ بتائیں. باقی آپ جو شوٹر ٹنل کی بات کریں, اس کی انیشل وزیر اعلیٰ عزت مآب خالد خورشید صاحب خود اس میں انٹرسٹڈ ہے. یہ شوٹر ٹنل کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالد خورشید صاحب استور کے لیے کوئی اسپیشل پروجیکٹ, شوٹر ٹنل گلگت بلتستان کا پروجیکٹ ہے. اس کے بننے سے آپ کو الٹرنیٹ روٹ جو کوہستان میں روڈ بلاک ہوتے ہیں, دوسرے ایشوز ہوتے ہیں آپ کی, پھر وہی سیاحت اور کاروبار ہو, آپ کی زندگی میں آسانیاں, سب نے اس روٹ کے ذریعے بلتستان کے لوگ سب سے زیادہ مستفید ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں, ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا رائے صاحب, خان صاحب آگے چلے گئے اور آپ کی گزر کے اندر ہی تمام جو جماعتیں تھیں سب نے مل کے پروٹیسٹ کیا گاکوچ کے اندر, مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہے, یہ ہوا وہ ہوا. کیا سمجھتے ہیں گزر کے آپ, کیونکہ گزر کو نمائندگی بھی کرتے ہیں, وہاں کے اسٹیک ہولڈر بھی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں ملا تھا؟ تو یہ اتنا بڑا ایک شور ہوگا اس وقت بھی سوشل میڈیا میں, یہ کیوں نہیں ملا کا شور ہوگا نہیں ہے. کل میں نے پریس کلب غزر میں پریس کانفرنس بھی کی, وہاں صحافیوں نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے شندور ایکسپریس وے کا, یہ تو سی پیک کا پہلے کا پروجیکٹ ہے, حفیظ الرحمان کی ریکمنڈیشن ہے, یہ ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو اسکردو روڈ ہے اس کی ریکمنڈیشن مہدی شاہ کے دور پہ تھی, اس سے پہلے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. ناشاد جو پہلے ناشاد صاحب جو اسپیکر تھے اس وقت سے وہ مطالبہ کر رہے تھے, پی سی ونس بھی بن گئے تھے. اس پہ ایگزیکیوشن کس نے کرائی, اس پہ فنڈز کس نے الوکیٹ کرائے, اس میں پریکٹیکلی کام کس نے اسٹارٹ کیا. اسی طرح جو غزر ایکسپریس وے ہے اس کے لیے جب وہ سی پیک کے ذریعے کرے, وہ پی ایس ڈی پی سے کرے یا وہ مالیاتی پیکیج سے کرے, کرنا وفاق کی حکومت ہے اور گلگت بلتستان کی حکومت نے کرنا ہے. تو وفاق میں کس کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. گلگت میں کس کی حکومت ہے؟ یہاں پہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اگر 370 ارب کے پیکیج میں غزر روڈ جو کہ ایکنک تک گیا ہے, اگلے مرحلے میں اس نے ٹینڈر کی پوزیشن میں آنا ہے اور کام شروع ہونا ہے, تو اگر یہ 370 ارب کے پیکیج میں وہ جو 40 ارب وزارت مواصلات اور این ایچ اے کے ذریعے یہ وہ کام ہو رہا ہے, 10 ارب اے ڈی پی سے سرنڈر ہوا ہے, اگر یہ ایکسکلوڈ ہو گئے الگ سے بن رہا ہے, تو غزر کے لوگ اور یہ لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں پی ٹی آئی کا, گلگت بلتستان کے لوگ, کیونکہ پیکیج کے 300 ارب روپے ہم دوسرے پروجیکٹس میں ہم خرچ کریں گے. وہ زبردستی اس 50 ارب کو بھی یہاں انکلوڈ کر کے ہمارے جو پیکیج کے پیسے کم کرانا چاہتے ہیں, جبکہ ہم اس کو ایکسکلوڈ کر کے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ جو میں خود غزر سے ہوں, ہمارا دھرینہ مطالبہ ہے اس روڈ کے آنے سے نہ صرف نوجوانوں کا, نہ صرف وہاں کے لوگوں کا, ڈرائی فروٹ سے لے کر سیاحت سے لے کر ہماری تو ترقی کا جو ہے وہ پورا نقشہ چینج ہو جائے گا. ہمارا مطالبہ ہے اگر یہ حکومت صرف غزر ایکسپریس وے ہی بنا دے تو ہم کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود دیگر میگا پروجیکٹس سیکنڈ جو فیز ہے ہماری اس کا پیکیج کا, اس میں ہمارا بلوداس کا جو پاور پروجیکٹ ہے وہ بھی انکلوڈ ہے. رائے صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ رائے صاحب یہ ہے کہ نواز خان نجی صاحب ہیں, ممبر اسمبلی ہیں, اس کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے مطلب یہ ہے کہ اس کے شکر گزار ہیں کہ 3 گھنٹے میں ہمیں ہاکوٹ ہم پہنچ رہے ہیں, اور موجودہ امیر المومنین نے ایک پتھر بھی نہیں رکھا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس وقت ٹماٹر 10 روپے کا ملتا تھا, اس نے 30,000 کروڑ ڈالر جب آئی ایم ایف سے لیا تو آج 200 روپے کا ملتا ہے. یہ اس کا جو کریڈٹ بھی نواز شریف کو جاتا ہے. نواز شریف کے صاحب کے شکر گزار ہے. آج ہم ادھر ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں جو نواز شریف کے تھے ان کے فلیٹس میں خود دبئی میں دنیا میں گھوم کے آیا ہوں, دبئی میں جائے اربوں کے ان لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کیا ہے. یہاں سے اگر پاکستانی پیسے ڈالرز کو باہر لے کے گئے تو پاکستانی روپے کی قیمت گری ہے, پاکستان کا جو وہ کم ہوا ہے. نواز شریف کا ہم شکر گزار ہے کہ یہاں پہ بروزگار, یہاں پہ موٹر وے اور وہ بنا کے آپ کے پورے گلگت بلتستان میں میڈیکل کالج. ناجی صاحب کا آپ کا موقف کیا ہے؟ ناجی صاحب کا یہ موقف ہے کہ ناجی صاحب کی جو تمام سیاست ہے, میں خود ذاتی طور پر اس کی سیاسی جدوجہد کی عزت کرتا ہوں, لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کل کہ اس کے وہ شغل اعظم اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے شان میں گستاخی کر رہا تھا, اور اسی وزیر اعلیٰ کو کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس پاورز نہیں ہے, اور اسی وزیر اعلیٰ سے پیکیج میں حصہ بھی مانگ رہا تھا, اور وہ اگلے مرحلے میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بننے کے لیے سارے وہ کرا. میں ناجی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان گلگت بلتستان کو آئینی طور پہ مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو مالی طور پہ مالیاتی پیکیج دے کے مستحکم, اس میں ناجی صاحب سمیت
तमाम जो कौम परस्त है जो गिलगित बल्तिस्तान में बैठकर इसके ये आईनी हुकूक और इनकी बात कर रहे थे, वो चूरन अभी ख़त्म होने वाला है। तो अगर ये सियासत उनकी नज़र नहीं आ रही है तो वो इस तरह के हथकंडे करके अवाम को, नौजवानों को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं दो टोक लफ्ज़, मैं भी उसी गिलगित बल्तिस्तान का और गिज़र का बाशिंदा हूँ और मैंने भी हुकूक के लिए सबसे ज़्यादा जदोजहद किया। मैंने शेड्यूल 4 खाया है, आज तक नाजी साहब ने नहीं खाया है। मेरे ऊपर 2 शेड्यूल 4 लगे हैं, 3 ATA लगे हैं। इसी कौम के लिए लड़ रहे हैं और इन्हीं चीज़ों के लिए लड़े हैं कि लोगों को हुकूक मिले, लोगों की तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेज हो। जब वो पूरे हो रहे हैं तो वो हमारे साथ देने के बजाय उधर जाके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि और वो गालियाँ बक रहे हैं। इस तरह की सियासत को हम हज़ार एहतराम के साथ हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम ग़ज़र में कम अज़ कम आज के बाद ये जाली फ़िरका परस्तों और जाली कौम परस्तों को हम जीने नहीं देंगे। ये हमारा आपके साथ दावा है। नाजी साहब, राय साहब, सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक साबिका हुकूमत ने एक बिल लेके आया है जिसमें ये है कि जितने भी आर्जी कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको परमानेंट करने के लिए। उस वक्त जब बिल आया, जो हमारी मतलब रिकॉर्ड के मुताबिक, मीडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक, उस वक्त 3200 मुलाजमीन थे जिनको परमानेंट करना था। इस वक्त 6000 मुलाजमीन की एक लिस्ट बनी है जिनको आप परमानेंट करने जा रहे हैं। किस स्टेज पे है वो बिल और क्या वो सारे मुलाजमीन परमानेंट होंगे? उसमें ट्रांसपेरेंसी किस हद तक होगी? आपकी हुकूमत क्या कर रही है? टेक्निकल, हमने जब टेक्निकल इस बिल के बारे में पता किया तो ये बिल अज खुद जाली है। इसके अंदर शामिल तमाम मुलाजमीन जाली है। इसकी मैं आपको बताता चलूँ कि आप सिर्फ कशरोट शहीद सैफुर्रहमान हॉस्पिटल की मिसाल ले लें। यहाँ पे आपको डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है या चौकीदारों की ज़्यादा ज़रूरत है? यहाँ पे एक एम्बुलेंस में 20 ड्राइवर भर्ती करने की ज़रूरत है या आपको लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है? यहाँ पे कोरोना की वजह से वेंटिलेटर में हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है। तो आप बताएं कि हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है या वहाँ पे बाहर पार्किंग को मैनेज करने के लिए 50-50 भर्ती कंटीजेंट में भर्ती करके पलटनी माले के बाद में एक्ट के जरिए उनको कंफर्म करके हमारे ऊपर थोपना चाहते? मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूँ, क्योंकि मैं इस कमेटी के चेयरमैन नज़ीर साहब के साथ ऑन बोर्ड हूँ। इस पे एक एक चीज़ पे हमारी नज़र है, हम देख रहे हैं ताकि कोई जाली मुलाजिम इदारों में ना आए। असली हमारे जो लम्स के ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स है, नर्सिस है, लैब टेक्नीशियंस है, दूसरे जो टेक्निकल वेंटिलेटर को चलाने के लिए जिनकी हमें शदीद ज़रूरत है, हम उनको अकोमोडेट करने के लिए इस मालियाती पैकेज में या नए जो हम हायरिंग करेंगे उसमें इस हर एरिया को मलूज़ खातिर रख के उनके लिए अच्छे पैकेजेस ऑफर करेंगे ताकि हमारे जो माहिरीन हैं, डॉक्टर्स के शक्ल में है, प्रोफेशनल नर्सेस की शक्ल में है, दूसरे जो प्रोफेशनल मुलाजिमीन उनकी शक्ल में आए। तो एक बात फिर से मैं बता दूँ, जाली कौम परस्त, जाली फिरका परस्त जो शर फसाद फैलाता है और जाली मुलाजिम जो रिश्तेदारी के बलबूते पे जो दोस्त दंदाली और रिश्वत और सिफारिश पे आके हमारे वसाइल पर कब्जा करके इस कौम के लिए आज़ाद बनने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ हम हर महाज पर लड़ेंगे। शुक्रिया राजा मीर नवाज मीर साहब। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट वजात अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।